हाय फ्रेंड्स, मैं चंद्रभान स्वागत करता हूं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल में। और हम लोग बात कर रहे थे संविधान की। संविधान में पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी भारतीय संविधान के स्रोत की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण ये है। मैं कुछ ऐसी भी बातें यहाँ पर बताऊँगा जो शायद आपको जानकारी नहीं होगी, इसलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो हम लोग भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक की बात करेंगे और इन अनुच्छेदों में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं हमारे भारतीय संविधान में, वो सारी की सारी बातें आपके दिमाग में पूरी तरीके से आज फिट होने वाली हैं और कभी आप भूलेंगे नहीं, इस तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, भाग 1 संविधान में कुल कितने भाग हैं मैंने आपको बता दिया है, आपको पता भी है। तो कुल 22 भाग हैं। यह हम बात करने वाले हैं भाग 1 की। और इस भाग 1 में है क्या? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो सीधा प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि संविधान के भाग 1 में क्या है। तो भाग 1 में संघ अर्थात केंद्र और उसके राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं उसके बारे में बात की गई है। तो अब इस भाग 1 में कुल 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 2 का एक उपखंड है, अनुच्छेद 2 का क, उसकी हम लोग बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, पढ़ते नहीं हैं। उनको ये लगता है कि बड़ा ही ये जटिल मुद्दा है, बड़ा ही ये कठिन विषय है और बड़ा ही कठिन टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ऐसा उनके दिमाग में रहता है। लेकिन आज जब इस वीडियो के माध्यम से आप इस टॉपिक को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा और ये लगेगा कि यहाँ से भी प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं भाग 1 के अनुच्छेद 1 की। तो अनुच्छेद 1 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो अब यहाँ प्रश्न ये भी बन सकता है कि अनुच्छेद 1 में क्या है। तो संघ का नाम अर्थात जो संघ है, भारतीय संघ है, उसका नाम क्या होगा और उसके राज्य क्षेत्र क्या होंगे। ठीक, तो ये अनुच्छेद 1 में बात करता है। अब अनुच्छेद 1 में कुल मिलाकर के 3 पॉइंट हैं। 3 पॉइंट में जो तीसरा पॉइंट है इसमें भी 3 पॉइंट हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए, एक एक पॉइंट जो मैं बताऊंगा बस उस पर आपको ध्यान देना है। तो देखिए, अनुच्छेद 1 का जो पहला नंबर है इसमें क्या है? इसमें कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो एग्जाम में आपसे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का नाम भारत है, ये बात कहाँ पर लिखी गई है? क्या संविधान में है? अगर पूछा जाता है कि संविधान में है तो आपके सामने है। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, तो नाम क्या होगा ये साफ साफ लिखा गया है अनुच्छेद 1 के पहले पॉइंट में कि भारत अर्थात इंडिया। दोस्तों, यहां प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि क्या संविधान में भारत को हिंदुस्तान कहा गया है? तो हिंदुस्तान नहीं कहा गया है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में एक व्यक्ति ने रिट दायर करके मांग की थी कि संविधान के इसी अनुच्छेद 1 में भारत और हिंदुस्तान हो, ना कि इंडिया। अर्थात यहाँ पर जो भारत अर्थात इंडिया कहा गया है, तो उस शख्स का उसकी ये मांग थी सुप्रीम कोर्ट से कि संविधान में भारत तो ठीक है लेकिन इंडिया की जगह पर हिंदुस्तान होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। तो हमारे संविधान में भारत को क्या कहा गया है? भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया। ठीक, राज्यों का संघ होगा, ये राज्यों का संघ होगा। तो भारत कहां पर लिखा गया है? भाग 1 के अनुच्छेद 1 में। इंडिया कहां पर लिखा गया है? अनुच्छेद 1 में। और ये कैसा होगा? राज्यों का संघ होगा। अर्थात कई राज्यों को मिला करके एक संघ बनाया जाएगा जिसका नाम क्या होगा? भारत, दैट इज इंडिया, शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। तो ये इसका नाम होगा। तो अनुच्छेद 1 में पहला पॉइंट हो गया। अगली बात जो है, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में वीर निर्दिष्ट हैं। देखिए, यहाँ पर जो भाषा लिखी गई है वो हुबहू संविधान की बुक की है। तो कई बार स्टूडेंट को ये भाषा जो है संविधान की समझ में नहीं आती है। तो ऐसे कई पॉइंट्स यहाँ पर होंगे, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल समझ में आने वाला है। तो दूसरा पॉइंट है अनुच्छेद 1 में कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में
विनिर्दिष्ट हैं। तो ये जो पॉइंट है इसको 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा जोड़ा गया। कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। तो दोस्तों भारत का जो मूल संविधान था उसमें जो पहली अनुसूची जोड़ी गई, उस पहली अनुसूची में भारत के राज्य कौन कौन से होंगे उन राज्यों को क्या किया गया, लिखा गया है, नोट किया गया है। तो ये बात जो है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस अनुच्छेद 1 में इसको रखा गया है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि भारत के राज्य क्षेत्र में, अब भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन से कैसे कैसे राज्य होंगे इसको भी यहाँ पर परिभाषित किया गया है कि कैसे राज्य होंगे। ठीक है। तो कैसे राज्य होंगे इसकी बात जो है अनुच्छेद 1 के पॉइंट 3 में की गई है। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि अनुच्छेद 1 में, तो देखिए भारत के राज्य क्षेत्र में क्या होगा, क नंबर राज्यों के राज्य क्षेत्र, जो राज्य हैं उनका जो एरिया है, उनकी जो बाउंड्री लाइन है वो होगा। ख नंबर पे है पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्र। तो इस पॉइंट को भी 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जोड़ा गया। तो जो पहली अनुसूची में शामिल जितने भी राष्ट्र होंगे, क्षेत्र होंगे, वो भी क्या होगा, राज्यों के राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र में आएंगे। ठीक। इसके बाद ग नंबर है ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे, जो अर्जित किए जाएंगे। भविष्य में कभी अगर ऐसा होता है कि किसी दूसरे देश का कोई क्षेत्र अगर भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल किया जाता है तो वो भी क्या होगा, भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होगा। तो जो पहले से हैं और इसके अलावा जो पहली अनुसूची में शामिल हैं वो भी भारत के राज्य क्षेत्र में होंगे, और साथ साथ ऐसे राज्य क्षेत्र जो कि बाद में अर्जित किए जाएंगे, भविष्य में कभी ऐसा अगर होता है तो उनको भी भारत का राज्य क्षेत्र माना जाएगा। तो ये जो बातें हैं दोस्तों ये अनुच्छेद 1 में लिखी गई हैं। तो मुझे आशा है कि ये जो चीज़ें हैं आपको समझ में आई होंगी। ठीक है। अनुच्छेद 2 की बात करते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो अनुच्छेद 2 में बात है कि कैसे नए राज्यों का प्रवेश किया जाएगा और नए राज्यों का गठन किस तरीके से किया जाएगा, ये बात जो है अनुच्छेद 2 में लिखी गई है। तो कुल मिलाकर के जितने भी राज्य हैं उनका गठन किया गया है ना, उनका राज्यों का प्रवेश भी किया गया। तो अब इसमें क्या है, इसमें बात यह है कि संसद को पावर दी गई है कि संसद नए राज्यों का प्रवेश कर सकता है, उनका गठन कर सकता है। पर कैसे, ये बात यहाँ पर अनुच्छेद 2 में लिखी गई है। क्या है कि संसद विधि द्वारा, ऐसे नहीं फालतू में नहीं, विधि द्वारा कानून बना करके ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। सीधी सी बात यह है, क्योंकि यहाँ पर संवैधानिक लैंग्वेज लिखी हुई है, संवैधानिक भाषा लिखी हुई है, इसको ऐसे आप समझिए कि संसद को पावर है कि वो नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है या नए राज्यों का गठन कर सकती है। ये किसको पावर दी गई है संविधान में, हमारी संसद को दी गई है। ठीक है। और ये बात कहाँ पर लिखी गई है, अनुच्छेद 2 में लिखी गई है। ठीक। अब अनुच्छेद 2 का बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पॉइंट है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अनुच्छेद 2 का इसमें क्या प्रावधान किया गया है, इसमें कहा गया है कि सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना, मतलब एसोसिएट किया जाना, सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना। और यहाँ संघ का मतलब भारत संघ की बात की जा रही है। तो देखिए आप यहाँ पर 2 पॉइंट और समझ लीजिए, उसके बाद मैं पूरी इसकी हिस्ट्री आपको बताता हूं जो शायद आपने कभी नहीं पढ़ी होगी या किसी ने नहीं बताया होगा। देखिए 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा जो सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा प्राप्त था उसको समाप्त कर दिया गया और इसे एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। ओके। और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा ही उसी वर्ष क्या किया गया कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, अर्थात सह राज्य का दर्जे को समाप्त करके फिर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब दोस्तों बात क्या है, सिक्किम जो है, सिक्किम पहले एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था। यहाँ नामग्याल राजवंश का शासन था और चोग्याल नाम का एक शासक यहाँ पर शासन करता था। क्या नाम था, चोग्याल। ठीक है। ये राजा यहाँ पर सिक्किम में राज्य करता था। 1642 में सिक्किम जो है वो अस्तित्व में आया था। कब,
1642 ईस्वी में सिक्किम अस्तित्व में आया था। हालांकि यहाँ इसके ये जो सिक्किम है इसका संरक्षण अंग्रेज करते थे। जिस समय भारत में अंग्रेज थे उसी समय अंग्रेजों ने सिक्किम पर भी कब्जा कर रखा था और उसका संरक्षण ये लोग कर रहे थे। ठीक है, तो एक संरक्षित राज्य था अंग्रेजों के ज़माने में ये सिक्किम। ओके, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इसको स्वतंत्र कर दिया और यहाँ पर जो राजवंश राज कर रहा था चोग्याल, नामग्याल राजवंश का राजा चोग्याल, वो दोबारा यहाँ पर शासन करना शुरू कर देता है। ओके, तो ये चीज़ चल रही थी। अब ये संयुक्त किया जाना ये कैसे किया गया, तो देखिए पहले जब हम बात करते हैं कब की, हम बात करते हैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ। ठीक, कब आज़ाद हुआ? 1947 ईस्वी में। तो 1947 ईस्वी के बाद में आपने पढ़ा होगा कि देशी रियासतों का एकीकरण किया जा रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से जर्मनी में बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था उसी तरह से भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय रियासतों को एक में मिलाया था। अर्थात आज जो हम एक भारत का रूप देख पा रहे हैं ये देशी रियासतों का एक रूप है जिसे हम भारत संघ नाम देते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या था कि जब ये एक संरक्षण प्राप्त राज्य हुआ करता था अंग्रेजों के द्वारा, बाद में क्या होता है कि यहाँ चोग्याल नाम का राजा जो है वो राज्य कर रहा था। उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने इस राजवंश से या सिक्किम राज्य से कहा कि आप हमारे भारत संघ में शामिल हो जाइए। लेकिन ये जो सिक्किम था, सिक्किम के राजा ने मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के सरदार कर्ण सिंह ने मना किया था कि हम एक स्वतंत्र अस्तित्व अपना बनाए रखेंगे, वैसे ही सिक्किम के भी इस राजा ने अस्वीकार कर दिया कि हम भारत संघ में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जब नहीं मिलेंगे तो ऐसे में क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ठीक है, आप हमारे साथ पूरी तरीके से मत मिलिए, पर हमारे एक संरक्षण राज्य के रूप में आप काम करिए। तो इसे एक संरक्षित राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया और 3 विषय, विदेश, रक्षा और संचार, इन 3 विषयों पर जो है पूरी तरीके से अधिकार किसका था? भारत सरकार का था। और बाकी जो सारी विषय थे उन सब पर कानून बनाने का, उन सब पर का जो अधिकार था वो सिक्किम के राजा का। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पर था वही व्यवस्था यहाँ पर भी लागू थी। तो ये एक संरक्षित राज्य के दर्जे पर आता था। ये भारत का पूर्ण राज्य नहीं था बल्कि एक संरक्षित राज्य था। हालांकि काफ़ी समय पश्चात होता क्या है कि ये जो चोग्याल राजवंश का राजा था, चोग्याल राजा था, ये इससे जनता वहाँ की खुश नहीं थी और ये सही से शासन वहाँ पर संचालित नहीं कर पा रहा था। जनता इससे परेशान थी। जनता ने मन बना लिया था कि हम भारत के साथ ही शामिल होना चाहते हैं, लेकिन ये राजा जो है ये ज़बरदस्ती करता था, ये राज्य को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि बाद में एक समिति बनी और उस समिति ने क्या कहा, 1955 की बात है, समिति ने कहा कि ऐसा करिए कि आप एक संवैधानिक सरकार बनाइए। ठीक है, संवैधानिक सरकार बनाइए, अर्थात जिस पे चुनाव होने चाहिए और अगर आपको जनता पसंद करती है तो आप क्या है, आप दोबारा यहाँ के शासक बन सकते हैं या जो भी पद आपको दिया जाए वो आप पद धारण कर सकते हैं, यहाँ आप शासन प्रशासन संभाल सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ भी और कुछ समय तक शासन चला, संवैधानिक सरकार बनाई गई, लेकिन फिर भी क्या था कि जनता इससे खुश नहीं थी। ये सही से शासन संचालन बिल्कुल नहीं कर पा रहा था। ओके, ना तो ये भारत के साथ शामिल होना चाहता था और ना ही जनता के मन का काम ये कर पा रहा था। तो ऐसे में होता क्या है, ऐसे में क्या होता है कि भारत सरकार उस समय देखिए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, फखरुद्दीन अली अहमद जो थे की बाद में बात करें, 1975 की जब बात करते हैं तो 1975 में हमारे देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद आते हैं। भारत सरकार ने क्या किया कि ये घोषणा की कि ये जो सिक्किम है इसे क्या किया जाए कि भारतीय राज्य में मिला लिया जाए। तो जब ये जब घोषणा कर दी गई तो ऐसे में क्या होता है कि भारतीय जो सेना है, भारतीय सेना क्या करती है कि सिक्किम पहुंचती है और सिक्किम में जो इस चोग्याल राजवंश का जो राजा था, चोग्याल राजा जो था
उसके राजमहल को चारों तरफ से ये भारतीय सेना घेर लेती है। लगभग 253 के जो इस राजा के सैनिक थे उन सभी को अपने नियंत्रण में भारतीय सेना ले लेती है। और उसी दिन से क्या होता है कि उस राजवंश का पूरा जो शासन प्रशासन है वो भारतीय सरकार के पास में आ जाता है। लेकिन अब भारत सरकार अगर इस तरीके से करेगी कि राजा को कैद कर लेगी और उसके सैनिकों को कैद करके वहाँ पर शासन करेगी तो तानाशाही माना जाएगा। अब होता क्या है कि इतना करने के बाद, ये जब हो जाता है तो इतना करने के बाद वहाँ पर जनमत संग्रह कराया जाता है। जो दोस्तों जनमत संग्रह क्या होता है? जनमत संग्रह का मतलब वहाँ की जनता से पूछा जाए, वोटिंग कराई जाए कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, भारत के साथ, भारत संघ में मिलना चाहते हैं, या आप क्या चाहते हैं, या आप इसी शासक, ये जो बेकार का शासक है इसके शासन में आपको अपने आप को रखना चाहते हैं, या हमारे भारत संघ के साथ मिलना चाहते हैं। तो दोस्तों वहाँ की जनता ने, कितनी अच्छी बात है कि सिक्किम की जनता ने, कितनी जनता ने, 97.5% जनता ने क्या किया कि भारत संघ में मिलने के लिए वोट किया, भारत संघ में मिलने के लिए स्वीकार किया। जनमत संग्रह में भारत के साथ मिलने के लिए 97.5% लोगों ने हामी भर दी। ठीक है, तो जब ये काम हो गया तो ऐसे में फिर सीधा क्या किया गया कि संविधान में एक संशोधन किया गया, जिसे कहते हैं संविधान का 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। और इसी के द्वारा जो संरक्षित राज्य का दर्जा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि इस राज्य, संरक्षित राज्य के दर्जे को अब संविधान में संशोधन करके इसको समाप्त कर दिया गया और इसे एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया, अर्थात एक सह राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन अभी भी सिक्किम पूर्ण राज्य नहीं बना था। लेकिन बाद में क्या होता है कि उसी वर्ष तुरंत फिर क्या किया गया कि 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा इस सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, अर्थात जो एसोसिएट स्टेट का दर्जा था वो समाप्त कर दिया गया, अब उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो ये दोस्तों स्टोरी है सिक्किम की। ठीक है, मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से इसको बता दी और ये पॉइंट आपको समझाने के लिए कि संशोधन आखिर क्यों हुए, संयुक्त क्या होता है, पूर्ण राज्य का दर्जा क्या होता है, संरक्षित राज्य का दर्जा क्या है, ये सारी की सारी बातें आपको आई होप एकदम समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 का की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। तो भाग 1 का अनुच्छेद 3 क्या कहता है? यह कहता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ठीक, तो यहां पर नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, इस अनुच्छेद में बात की गई है। वर्तमान जो राज्य हैं उनके क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में भी परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन कौन करेगा? ये बात भी अनुच्छेद 3 में दी गई है। कौन करेगा? संसद करेगी, और संसद कानून बना के करेगी, ऐसे नहीं करेगी। तो कानून बनाएगी। अब देखिए किस तरीके का कानून बनाएगी, ये बात यहां पर लिखी गई है का में। अनुच्छेद 3 के काम में एक बात कही गई है कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र, मतलब एक ये राज्य है, ठीक है, एक ये राज्य है, ठीक, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, अब इससे कोई भाग हम अलग कर दें, ठीक, ये मान लेते हैं ये राज्य का इतना भाग अलग करके, अथवा 2 या अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर। अब मान लेते हैं कि एक ये राज्य है, एक ये राज्य है, इसका ये भाग इतना और इस राज्य का इतना भाग ये, और इन दोनों के भाग को मिला करके हम क्या करेंगे? एक राज्य बना सकते हैं। तो 2 या अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकना। तो देखिए 2 राज्यों के इन क्षेत्रों को मिलाकर के एक बनाना, ठीक है, और या किसी राज्य का क्षेत्र काट करके एक अलग राज्य बना देना। समझना पॉइंट को, एक एक पॉइंट को, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, किसी राज्य से हम मान लेते हैं ये भाग अलग करके हमने एक अलग राज्य बना दिया, ठीक, ये कर सकते हैं। अथवा 2 या अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर, तो अब 2 राज्य हैं, ठीक है, या अधिक राज्य हैं, उनका कुछ कुछ भाग निकाल करके हम मान लो पास पास में राज्य सटे हुए हैं, ऐसे मान लो सटे हुए हैं, तो हमने क्या किया कि इनका कुछ भाग निकाल करके, इसका कुछ भाग निकाल करके, तीनों का भाग निकाल करके हमने एक ये राज्य यहाँ पर बना दिया। तो ये भी कर सकते हैं। अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? राज्य का निर्माण कर सकते हैं, अर्थात संसद राज्य का निर्माण कर सकती है। खा पॉइंट में जाएंगे, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। मान लो किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना है, ये क्षेत्र था, आगे और भी क्षेत्र है, तो हम
संसद क्या करेगी, चाहेगी कि इस राज्य क्षेत्र को और बढ़ा सकती है, मतलब इतना बढ़ा सकती है, वो तो बढ़ा भी सकती है। और इसके साथ साथ दोस्तों किसी राज्य क्षेत्र को घटा भी सकती है। मान लो ये है तो यहाँ से इसको घटा दिया, काट भी सकती है, तो बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। दो राज्यों के कुछ भाग मिलाकर के एक नया राज्य बना सकती है, दो या दो से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर के नया राज्य बना सकती है, या किसी राज्य का कुछ भाग निकाल करके नया राज्य बना सकती है। ये सारे प्रावधान जो है संसद के द्वारा किए जा सकते हैं। अगला जो पॉइंट है ग नंबर, इसमें क्या है, राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, मैंने बता दिया। फिर अगला पॉइंट है किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। मान लो कोई राज्य है, उसकी ये सीमा है, तो उसकी सीमा घटाकर बढ़ा भी सकती है, उसकी सीमा को घटा भी सकती है, तो सीमा को भी घटाया बढ़ाया जा सकता है संसद के द्वारा। ओके, इसके साथ साथ नाम भी परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे आप देखते हैं कि कभी उड़ीसा को ओडिशा कर दिया गया, मैसूर को कर्नाटक कर दिया गया, मद्रास को चेन्नई कर दिया गया, तो काफ़ी पुरानी बातें हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनके नामों में परिवर्तन किया गया है। तो राज्यों के नामों में परिवर्तन करने का काम कौन करता है, संसद करती है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का काम कौन करता है, संसद करती है। नए राज्यों का गठन का काम कौन करता है, पावर किसको है, संसद को है, भाग 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये काम भी संसद के द्वारा किया जा सकता है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया कि किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है, लेकिन ऐसे नहीं कि बस जो चाहा एकदम कर लिया। कुछ संवैधानिक चीज़ें हैं और जिनका पालन करना भी संसद को जरूरी है। यही तो हमारे संविधान की खूबी है कि अगर किसी को पूरी तरीके से अगर स्वतंत्र कर दिया जाएगा, अगर उसमें जरा सी लगाम नहीं रहेगी, तो हम देखेंगे कि हमारा संविधान खुद तानाशाही को बल देने लगेगा। तो हमारे संविधान की यही खूबी है कि किसी को इतना भी ज़्यादा बढ़ चढ़ करके पावर नहीं दी गई है कि वो तानाशाह हो जाए। तो ऐसा ही संसद के साथ भी है। यहाँ हम देखते हैं कि ये सारे काम, मतलब दो राज्यों के कुछ भागों को मिला करके राज्य बनाना, किसी राज्य से कोई भाग निकाल करके राज्य बनाना, किसी राज्य की सीमा को घटा देना, बढ़ा देना, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर देना, इससे संबंधित विधेयक जब लाया जाएगा तो बिना राष्ट्रपति के सिफारिश के नहीं लाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति से सिफारिश मांगनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, पहले मांग करनी पड़ेगी, तब जा करके सदन में क्या किया जाएगा, इन चीज़ों से संबंधित जो विधेयक है वो लाया जा सकता है। तो ऑब्वियसली अगर संसद चाहेगी, अर्थात प्रधानमंत्री चाहेगा, तो राष्ट्रपति स्वीकृति क्यों नहीं देगा, क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करता है। अर्थात जैसी कैबिनेट कहेगी, जैसा प्रधानमंत्री कहेगा, राष्ट्रपति वैसा ही करता है। ओके, तो यहाँ पर यही बात लिखी गई है कि राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन से संबंधित जो विधेयक होगा वो राज्य विधानमंडल से राय हेतु प्रेषित किया जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पर और भी है कि जैसा मैंने पहले बताया कि विधेयक जो लाया जाएगा इन चीज़ों से संबंधित, उसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता है। इसके साथ साथ वो विधेयक जो राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाला हो, तो जिस राज्य के का नाम परिवर्तन करना है, जिस राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करना है, जिस राज्य के सीमा में परिवर्तन करना है, उस राज्य से भी तो अनुमति लेनी आवश्यक है। नैतिकता तो यही है ना कि हम उससे भी पूछें या जबरदस्ती कर दें, ऐसा तो नहीं है। तो यही प्रावधान यहाँ पर किया गया है कि राज्य विधानमंडल से उस विधेयक, यानी नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन से संबंधित जो विधेयक है, उस विधेयक पर राय उस राज्य से ली जाएगी। ठीक है, तो राज्य से भी पूछा जाएगा कि आप क्या चाहते हो, आपकी क्या मंशा है। लेकिन यहाँ पर यह बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि इस बात को राज्य क्या राय देता है। राज्य तो ये भी कह सकता है कि नहीं, हम राज्य में क्षेत्र में परिवर्तन नहीं करेंगे, हम नाम में परिवर्तन नहीं करेंगे, हम सीमा में परिवर्तन नहीं करेंगे, वो तो ये कह सकता है। लेकिन अगर इस तरीके की बात करता है, राज्य विधानमंडल करती है, तो उसको मानने के लिए संसद या राष्ट्रपति बाध्य नहीं होंगे। सलाह ले सकते हैं, राय ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो ये कह दे नहीं हम ऐसा करने ही नहीं देंगे, तो ये संभव नहीं है। अब संसद या राष्ट्रपति क्या करेगा, कुछ एक अवधि का समय देगा, कुछ नियत अवधि का समय देगा राज्य विधानमंडल को कि आप सलाह दीजिए, राय दीजिए कि हम क्या कर सकते हैं। अगर नियत अवधि में राज्य विधानमंडल कोई सूचना, कोई राय, कोई परामर्श नहीं देता, तो ऐसी स्थिति में वो विधेयक फिर पारित माना जाएगा जो कि राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन से संबंधित है, तो फिर वो पारित हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि राष्ट्रपति या संसद राय से आबद्ध नहीं होंगे, वो मानने के लिए बद्ध नहीं होंगे, बाध्य नहीं होंगे। ठीक है, वो चाहे तो मान सकते हैं आपकी बात, नहीं चाहें तो नहीं मान सकते हैं, लेकिन राय ली जाती है, एक नैतिकता यहाँ पर
दिखाई गई है। ओके, तो ये था अनुच्छेद 3। बात करेंगे अनुच्छेद 4 की, तो अनुच्छेद 4 में लिखा गया है कि संसद द्वारा अनुच्छेद 2 व 3 के अंतर्गत, अर्थात ये जो अनुच्छेद 2 है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, तो ये 2 व 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि, संसद कोई विधि बनाती है तो 368 के अधीन संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अनुच्छेद 2 व 3 के हिसाब से जो भी कानून बनाया गया, अर्थात नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, या किसी राज्य को शामिल किया जा रहा है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा रहा है, तो इस तरीके का जो संविधान संशोधन होगा वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। दोस्तों, संविधान संशोधन दो ही तरीके से किया जाता है, विशेष बहुमत द्वारा, और दूसरा जो है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के समर्थन के द्वारा। जो साधारण बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता, और संविधान के संशोधनों में उसकी गिनती भी नहीं की जाती। अर्थात इसका मतलब यह है कि किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है तो संविधान में संशोधन करेंगे जरूर, लेकिन वो संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, उसको गिनती में नहीं रखा जाएगा कि ये संविधान का एक संशोधन है। ठीक है, तो साधारण बहुमत का जो संशोधन होता है उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसको समझ नहीं पाते हैं, तो इस बात को याद रखिए। अगर पूछा जाए कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार का कितने प्रकार, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है? 3, लेकिन संविधान में संशोधन 368 के तहत सिर्फ 2 ही प्रकार से हो सकता है, विशेष बहुमत के द्वारा और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के समर्थन के द्वारा। अगर इस तरीके का संविधान संशोधन होता है तो उसे संविधान संशोधन माना जाएगा और उसकी गिनती की जाएगी कि ये इतने नंबर का संविधान संशोधन है। ठीक है, ओके, समझ में आया? अगर ना भी समझ में आया हो तो आप एक बार कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके जो भी आपके विचार हैं उसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, तो ये सारी बातें थी, हमने बात की अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 का अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 की। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो में जितनी भी टॉपिक पर बात की गई है आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो मैंने पहले ही बताया है कि कमेंट आप करिए, उसका आंसर मैं देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ओके, तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और भी कहना चाहता हूँ लास्ट में कि सेव ट्री सेव लाइफ, पेड़ पौधों को बचाइए और अपने जीवन को बचाइए। ये मेरे चैनल का जो लोगो है उसमें भी रखा गया है, क्योंकि इस समय पेड़ लगाने का चलन चल रहा है ना, लोग पेड़ लगा रहे हैं, फैशन में खूब फोटो खिंचा रहे हैं। पेड़ तो करोड़ों लग जाएंगे, 30 करोड़ पेड़, 35 करोड़ पेड़ लग गए, लेकिन उसमें बचते कितने हैं? कितने, जिस तरीके से बच्चे का पालन पोषण किया जाता है और बच्चा तब जाकर के बड़ा होता है। पेड़ पौधे लगा दिए गए लेकिन दोबारा कभी कोई देखने नहीं जाता है, फोटो तो ऐसे खिंचाते हैं कि बहुत बड़े समाज सेवी हैं। इसीलिए कहते हैं कि पेड़ लगाने से ज़्यादा पेड़ बचाना जरूरी है। तो सेव ट्री सेव लाइफ। थैंक यू।